अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। बलूचिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर की तलाश के माहिदे के ऊपर अदालत में मौजूद सदारती रेफरेंस यानी रिकॉर्डिक सदारती रेफरेंस जो है उसकी हेयरिंग आज मुकम्मल हो गई है। तकरीबन 18-19 इसकी समातें हुई और अब अदालत ने कहा है कि वो अपनी जो इसके ऊपर शॉर्ट एडवाइस है वो तो जारी कर देगी और फिर डिटेल शायद बाद में आएगी। ये भी एक देखने वाली बात है कि अब एडवाइस भी शॉर्ट में आती है। एनीवेज, और उसके साथ ही जो नैब तरामीम के ख़िलाफ़ केस है जो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हालिया हुकूमत के दौर में की जाने वाली जो नैब तरामीम है उनको चैलेंज कर रखा है, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है और उसमें नैब ने एक जवाब दाखिल किया है। बहुत ही दिलचस्प जवाब है कि कितने ऐसे लोग होंगे जिनको इससे फ़ायदा पहुंचेगा, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस को हैं वो कौन कौन से हैं, तो इस पर बात करेंगे। और दूसरा, आज 29 नवंबर है और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज में कमान की तब्दीली हुई और जनरल बाजवा का जो एक दौर था जो पाकिस्तान को मुआशी डिफ़ॉल्ट के किनारे पर छोड़कर ख़त्म हुआ, उस हवाले से भी बात करेंगे कि जनरल बाजवा का ये 6 साल का दौर जो है वो कैसा रहा पाकिस्तान के लिए। तो नाज़िर साहब, अगर हम यहीं से शुरू करें कि जनरल बाजवा का जो दौर है बतौर आर्मी चीफ, ज़ाहिर है उसके कुछ ना कुछ फ़ौजी पहलू भी थे, ऑपरेशन रद्दुल फसाद था और दूसरे तीसरे चीज़ें थी, फैटफ वाला मामला था। लेकिन हुआ भी ये कि फैटफ में भी आप 4 साल, इन्हीं के 4 साल के दौर के अंदर ग्रे लिस्ट में भी गया। अदालती फ्रंट के ऊपर जो है वो क्या क्या इस दौर के अंदर हुआ, मतलब आप देखेंगे 2016 पनामा के बाद से शुरू हो जाए, तो कैसे देख रहे हैं आप उनको, मतलब कि जनरल बाजवा के दौर के अंदर अदालत में क्या कुछ होता रहा? देखें, अदालत को तो पहले ये देखें ना कि आप ठीक है, हर आपने ये नहीं मुझसे पूछा कि जनरल बाजवा का अदालत से क्या ताल्लुक है यार? नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि जनरल बाजवा साहब की लेगेसी जो है, जो उन्होंने बाजवा डॉक्ट्रिन दी थी, उसमें आपको फ़ौज को कितना एक्सपोज किया। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जो हमारी वो इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में सबका एतमाद है और लोग उसको ज़ामिन समझती है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की, वो कितनी एक्सपोज हुई और कितनी कंट्रोवर्शियल बनी। और देखें, जो मतलब ये अच्छी बात नहीं है और हर जगह सोशल मीडिया से लेके हर जगह जो है उस पर कैंपेन चलाई गई। ये मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये बहुत बड़ा फेलियर है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फेलियर है किसी भी जनरल बाजवा की सियासी सोच का एक बहुत बड़ा फेलियर है। देखें, बहुत सारे आर्मी चीफ आए हैं ना, उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़ को फॉलो किया है, लेकिन जितना आर्मी कंट्रोवर्शियल के हद तक चली गई वो सिर्फ बाजवा के साहब के ज़माने में गई। इससे पहले तो देखें डिवीज़न तक हो गई और आप सबको मालूम है कि उन्होंने ख़ुद इतराफ़ किया कि अब हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो उसका मतलब आप कर रहे थे। तो नहीं, DGISPR ने तो बड़ा स्पेसिफिक डेट दी थी कि 31 मार्च 2019 या 21 के बाद से हमने फिर किसी इलेक्शन के अंदर मुदाखलत नहीं किया। खुद कहा बाजवा साहब ने फरवरी से, यानी पिछले साल कि फरवरी में वो हो गया था उसके बाद। अच्छा, आप तो मेरा मुस्बत रिपोर्टिंग, सहाफ़ियों का उठाया जाना, कोहर से गद्दारी के सर्टिफिकेट्स, ये सारा देखें, हमारे अखबार को तो खैर वैसे ही गद्दार कहते थे और अब तो उसके बाद तो हर जर्नलिस्ट जनाब जिसने कोई ज़रा सख्त बात की तो वो गद्दार हो गया और काफिर हो गया, उसको उठा लिया गया। मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है। उसके बाद फिर ये आज़म जो ऐसे भी हैं, सेनेटर हैं आज़म स्वाति साहब के साथ क्या हुआ है, मतलब वो कोई तो कंट्रोवर्शियल मामला है। ठीक है, आज़म स्वाति साहब के साथ जो हुआ किसी के साथ नहीं होना चाहिए, जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं। शहबाज गिल, उसको प्रूव होना चाहिए। ही इज़ अ पॉलिटिशियन ना। शहबाज गिल साहब के साथ क्या हुआ, आप तरीके से अगर आपको मतलब उनकी बातें पसंद नहीं है तो आप ही की तो ट्रेनिंग थी ना, मतलब आप लोगों ने उनको एक लिमिट, आपने ही उन लोगों को शय दी थी ना कि वो जो दिल चाहे बोला करें।
उसके बाद जब उन्होंने आपके ऊपर बोलना शुरू किया तो फिर आपने उनको सख्ती करनी शुरू कर दी। आई मीन टू से कि मैं नहीं समझता कि बाजवा डॉक्ट्रिन कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम याद मतलब करके। ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसका, देखिए हाइब्रिड निज़ाम में गाड़ी भी अभी तक कामयाब, मतलब आप मुझे बताएं ना हाँ, सियासी निज़ाम पे चला रहे हैं। और जनाब अली कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात क्लियर लिखी हुई है, आप उसके अलावा एक सिस्टम देने की कोशिश कर रहे हैं। यार मतलब कुछ तो ख्याल करें ना। अच्छा, तो क्या कहेंगे जनरल बाजवा अलविदा हो रहे हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? किस तरह तारीख याद रखेगी बाजवा को, जनरल बाजवा को? देखें वैसे तो जो बंदा चला जाए वैसे उसकी पीठ पीछे तो वैसे भी बात नहीं करनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि जब वो सामने बंदा हो तब बात करें। लेकिन जो आपने एक सवाल किया कि तारीख कैसे याद रखेगी, तो तारीख अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी, वन लाइनर तो यही है। हाँ भी असनाद साहब, देखें जब जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट हुई उसके बाद हमने देखा पनामा गेट हुआ। पनामा सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत तो यहाँ से हुई, लेकिन कैपिटल JIT रिमोट कंट्रोल JIT में जिस तरीके से मटेरियल इकट्ठा हुआ, कैपिटल FZD का डॉक्यूमेंट वो जिस बुनियाद पे नवाज शरीफ नहल हुई है, वो दूसरे मुल्क से लेके आना वो इस्टेब्लिशमेंट की शीर बात के बगैर मुमकिन नहीं था। स्क्रीनशॉट्स थे। हाँ। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट, इलेक्शन पूरा देखें, साकिब निसार साहब और बाजवा साहब एक पेज पे ही थे, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि साकिब निसार साहब को बाजवा साहब ने स्ट्रेंथ दे दी कि पाए जाएं, तो फिर वो उन्होंने जो किया आपके सामने। मतलब बाबा रहमते के पीछे बाबा बाजवा थे। देखें वो जो कुछ था वो आपको भी पता है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इफ्तिखार जोई साहब थे तो वो भी कहते थे मुल्क में जमहूरियत जनरल कैनी की वजह से, हालांकि सारी कोई लार्ज मूवमेंट और सारा कुछ किया, उन्होंने भी यही किया। साकिब निसार साहब ने भी यही, इन्होंने बजाय इसके कि सिविलियन इदारों को मजबूत करते, साकिब निसार साहब ने भी यही किया कि सिविलियन लोगों को ह्यूमिलिएट किया। मीडिया पर्सन या जो सियासतदान थे उनको जिस तरीके से यहाँ बुला के उनको, लेकिन वो तो साकिब निसार साहब है ना, तो साकिब निसार साहब अच्छा, का बाजवा साहब से क्या था? नहीं, वो सारा आपके ख्याल है ऐसे ही हो जाती थी चीज़ें। नासिर साहब भी इस चीज़ को इंडोर्स करेंगे, ऐसे नहीं होता था सारी चीज़ें। और साकिब निसार साहब उस वक्त जो कुछ करते थे उनको स्ट्रेंथ पूरी थी। फिर जो हुआ इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को जेल में भेजना, साकिब साहब पीछे वो पूरी जो जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट हुई, शौकत सदीकी साहब का क्या इल्ज़ाम था? यही था ना कि जी जो है वो प्रोसीडिंग जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती है। उसका बाजवा और जनरल फैज एक ही दिन गए। मेरा ख्याल है कि उस पे सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट की तारीख जो है 47 से यही है कि इस्टेब्लिशमेंट की जब भी मुश्किल हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं, मैं नहीं कहता, नसीम हसन शाह साहब कहते हैं, वो कहते हैं जब इस तरह के मामला जिनमें इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट हो तो हम समझते हैं कि यार थोड़ी सी बात उनकी मान ली जाए, क्योंकि हमारा रहना इदारे में बड़ा ज़रूरी है। तो ये सोच है और यही सोच रही है हमारे इस इदारे में जजेस, मेजॉरिटी जजेस, मैं सारों की नहीं करता कि जी जहाँ उनका ज़्यादा मामला है तो वो किया, वो चीज़ चलती रही। साकिब साहब का वो जो था ना सेम पेज वाला मामला। फिर आप देखें तो जस्टिस काजी फैसा का रेफरेंस आपको भी पता है, इस चीज़ को नासिर साहब इंडोर्स करेंगे। हमें कुछ ऑफिशियल्स ने बताया था, मैं और नासिर साहब मिले थे, ये पहली मुलाकातें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ने, जब फैज़ाबाद धरना आया था जजमेंट, उन्होंने मुलाकात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, बहुत से वकला की हुई सीनियर, उस पर वो बहुत गुस्से में थे, लेकिन साथ ही ये मटेरियल भी इकट्ठा करवा रहे थे। फिर मटेरियल इकट्ठा हुआ, पूरा ये रेफरेंस, अब ये कहें रेफरेंस में इमरान खान तो कहते हैं मेरा रोल ही नहीं है, रेफरेंस तो उनके था। तो रेफरेंस में जो शिकस्त हुई इस्टेब्लिशमेंट को, और जो सारा जस्टिस काजी फैसा को इस वजह से हटाने की कोशिश, इमरान खान साहब को आप बरीउज़्ज़िमा करार दे रहे हैं। देखिए वो तो सेम पे ही था ना, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह तो कई जजेज हैं जो अब रिटायर हो गए हैं, वो कहते हैं कि जी ये खोसा साहब ने ये 3 रुकनी बेंच बनाते, 2 दिन में केस डिसमिस करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, इतना लंबा करने की ज़रूरत क्या थी? ये कुछ जजेस की भी यहाँ इंटरनली भी आशीर्वाद उस वक्त थी, तो जो कारी साहब कहते हैं, अजमत साहब पे, गुलजार साहब पे, इनका भी तो अपना भी मसले थे ना यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। आपका क्या ख्याल है? ऐसे ही चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज के खिलाफ अगर यलगार हुई है ना, तो इंटरनली अगर सपोर्ट नहीं है तो फिर नहीं हो सकती। तो ये तारीख लिखी जाएगी जब, तो उसमें चीज़ें होंगी कि किस तरह। वो जो काजी साहब का केस था उसमें आपका क्या ख्याल है कि जब रिपोर्टिंग हो रही थी, नासिर साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि किस तरह की दबाव होता था,
कि नैरेटिव बिल्डिंग ना की जाए, हक में मतलब की जाए वो चीज़ें। बिल्कुल पूरा ब्लैकआउट रखा गया था नहीं, मीडिया के ऊपर। और इवन दूसरी जब साइड ये पे केस चल रहा था दूसरों नासिर को साहब, खुला हमारी छोड़ खबरें दिया नहीं गया। चलती थी। दूसरी साइड पे लोगों को खुला छोड़ बहुत- दिया गया कि जो, लेकिन इसमें कयूम साहब आपका बड़ा रोल है एक्यूज का, कि हमने जो है वो कम से कम इधर इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताया कि यार ये हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी है कि जिस तरीके से चीज़ें एक्सपोज की कि वहाँ किस तरह चीज़ें हुई, प्रोसीडिंग में क्या होता रहा। जिस तरह अब कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर ने किस मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस से कहा कि मुझे पता है आप में से कौन से जजेस प्रीवी हैं। मतलब इतना बड़ा इल्ज़ाम उसने कैप्टन रिटायर्ड अनवर मंसूर साहब ने लगा दिया था। तो आगे से पहले दिन तो जजेस खामोश रहे, दूसरे दिन उनको समझ आई कि कितनी बड़ी बात कर दी, रिएक्ट भी किया बंदियाल साहब ने। अच्छा, तो यही ये सारी चीज़ें, जुडिशरी शौकत के हवाले से रिमूवल, हाँ। यानी 30 साल में एक जज फारिग हुआ शौकत सिद्दीकी साहब एक तकरीर पे, और वो उसकी वजह भी आपको पता है। तो ये लेगेसी है बेसिकली। हाँ नासिर साहब, ऐसे जब बाजवा साहब का यही तारीखें चल रही थी और आसिफ सईद खोसा साहब ये अपनी आखिरी ओहदे की बहारें देख रहे थे, तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का केस भी आ गया था। वो केस देखिए ना, मतलब उसमें जब एक कानून ही नहीं था तो इस सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा को जो है वो 6 महीने की एक्सटेंशन देके पार्लियामेंट के मथे मुंह पे मार दिया। मैं उससे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ जुडिशरी के हवाले से। आज जब डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब कराची से आर्गूमेंट दे रहे थे, दलाइल दे रहे थे रिकॉर्डिंग में, तो उन्होंने एक वाक़या भी सुनाया। उनका जब मैं PhD कर रहा था तो लोग मुझसे पूछा करते थे कि जब दूसरे मुल्कों में मार्शल लॉ लगता है तो बस लग जाता है, लेकिन आपके मुल्क में सुप्रीम कोर्ट से क्यों वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है? तो उन्होंने कहा कि लोगों का इत्मीनान है अंधा सुप्रीम कोर्ट पे, और वो जब तक वैलिडेट ना कराएं तो लोग भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो असल में वो कहना ये चाह रहे थे कि आप जो है इस का जो आंसर है, जो रेफरेंस का, वो अगर आपने कोई भी ज़रा भी बात की ना तो ये इंटरनेशनल, ये आगे जाके किसी डिस्प्यूट का मसला हल हो जाएगा। तो पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान के लोग तो सुप्रीम कोर्ट पे अंधा एतमाद करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेप्ट तो कहती है कि आपके जजेस को पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, वो तो ये कहती है। तो बहरहाल आपने जो सवाल किया कि वो एक्सटेंशन का, आपको याद है कि हमने तो एक खबर भी लगाई थी कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिस पे वो नाराज़ भी हुए थे। तो उसमें इस तरह की मतलब उन्होंने समरी बनाई थी। समरी उन बेचारों ने क्या बनाई थी, समरी बना के दी गई थी। उस वक्त हमें पता लगा था कि उस वक्त के आपके वज़ीर क़ानून आपके माशाल्लाह फ़ारूक नसीम साहब थे यार, बैरिस्टर फ़ारूक नसीम वज़ीर क़ानून थे, नीचे सेक्रेटरी लॉ उनका चहीता था। और उस दौर में जो है वो समरी एक किस किस्म की बना के भेजी जाए, जो साहब वो देखें जो पिटिशनर है, पिटिशनर कहता है मैं केस तो करना ही नहीं, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। ये चीज़ें भी वो फिर आसिफ खोसा साहब ने कहा कि आप अदालत के इल्म में ले आए, हूँ तू चल निकल नेवा नेवा हो गया, अब यू आर नोबडी। तो लेकिन कहने का ये मकसद है कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है वो भी सीक्रेट था, यानी किसी के पास ही नहीं था। उस वक्त अटॉर्नी जनरल के पास भी नहीं था। जो अनवर मंसूर साहब के कर्नल इनाम ने निकाल के बेचारा गायब हो गया, उसके बाद वो उठा लिए गए थे। तो वो जो है मतलब उसमें इस कदर प्रॉब्लम्स थी, समरी तक ठीक नहीं बनी हुई थी। और देखें बाजवा साहब हेलीकॉप्टर पे आके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में समरियाँ ठीक करवा रहे थे। मतलब ये भी मतलब ये एक ज़माना, ये उनके उसमें जाएगा ना, ये डॉक्ट्रिन का हिस्सा है ना। तो ये भी एक ज़माना था और हमने ये देखा। और इसको भी छोड़ दें यार, इस वक्त जो धरना हुआ है, हकीकी मार्च हुआ है, आपके ख्याल में वो क्यों हुआ है? वो एम ही हो गया कि खान साहब को बहुत डर था और वो चाहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए। हमारी आज़ादी किससे चाहिए? ये सारा कुछ इसलिए हो रहा था कि एक्सटेंशन मिले। तो मतलब नवाज शरीफ साहब ने बाजवा को लगा, नासिर साहब की एक दफ़ा मुलाकात भी हुई थी एक सीनियर ऑफिशियल से कि ये जो ड्राफ्टिंग थी जस्टिस काजी फैसल के रेफरेंस में, उन्होंने उनको बताया था कुछ। क्या बताया था नासिर साहब? उसमें जो लोग जिन्होंने ये सवाल किया आप उन्हीं से पूछे। किसने क्या बताया था? वो आप उन्हीं से पूछे ना। नासिर साहब तारीख पे जो हम किताब लिखेंगे ना उस पर ये लिखेंगे ये चीज़ें। वो तो आपने नहीं लिखने, मुझे पता है। नहीं, जब मैं ड्राफ्ट कर रहा था तो कौन कौन मेरे से राब्ते में था? भाई उस ज़माने में लोग भाई थे, आप भाई थे। भाई को मतलब
और वो ड्राफ्ट और रेफरेंस ड्राफ्ट करके अपनी दराज में ही रखता था बंदा वो। हाँ, लेकिन कहने का ये मकसद है कि जब कहा जाता था ना कि फ़लाँ साहब या फ़लाँ, वो पोर्टफोलियो नहीं लगता था, भाई का लफ्ज़ लगता था कि वो भाई जो है उन्होंने देख लिया ना तो तो इस वक्त किसी वक्त हम ये इस पे अच्छा, रेकॉर्डिंग discuss में कर- माइकस तो नहीं है वो? यार छोड़े ना यार वो अच्छा चले, छोड़ दिया। तो आज फिर बताएं रिकॉर्डिंग के अंदर क्या हुआ, मतलब अब कब तक फैसला आ Next जाएगा? week- मतलब next week- फैसला तो नहीं, एडवाइस रेंडर कर देंगे, कब तक आ जाएगी एडवाइस? ओपिनियन आ जाएगी नेक्स्ट वीक, Opinion, हाँ। शॉर्ट ऑर्डर आएगा बेसिकली, डिटेल में उसका बाद में वैसे नासिर, ये भी एक नई जहत नहीं शुरू हो गई है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर ओपिनियन भी शॉर्ट आ रही है और फिर उसकी डिटेल रीजनिंग भी आएगी। इसमें ना टाइम नहीं है ना। देखें, सिर्फ ये ओपिनियन नहीं है ना, इसके बाद लॉ भी बनना है और इस पर रेजोल्यूशंस पास होनी है बलूचिस्तान असेंबली से। शॉर्ट जजमेंट पे आप जो है विदाउट गोइंग सेइंग द डिटेल्ड रीजनिंग आप जो है वो लॉ बना देंगे। बस यही एक मसला है। ये कहने का वो जो दांतों से खोलनी पड़ती है, इसको क्या कहते हैं, हाथ देती हैं दना खोलियां। बस ये वही लेकिन हिसाब है। यूं साहब इसमें क्रेडिट दें जनरल बाजवा को कि ये रेकॉर्डिंग का मामला सुलझाने में इस्टेब्लिशमेंट ना होती तो हमारे मुल्क में आपको पता है नहीं तो जनरल बाजवा ने ये भी कहा कि FATF वाला मामला जो है GHQ में स्पेशल वो सेल बनाया किया गया और फिर उसके ऊपर देखें जो क्रेडिट कारके का मामला देखें, कारके में आपका क्या ख्याल है? कारके का मामला ऐसे ही हो गया, इसमें हमारी एजेंसीज ने वो एविडेंस ले लिए थे जिसकी बुनियाद पे कारके मजबूर वो कंपनी हो गई थी, उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि बदनामी अलहदा होनी है और चीज़ें फिर मामलात होने हैं, तो उन्होंने चीज़ें सेटल कर दी थी। तो ये क्रेडिट भी बनते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मैं कहता हूँ कि इनकी मिस्टेक की वजह से रेफरेंस आए, अब ये कहें कि किसी के कहने पे रेकॉर्डिंग का भी और कारके का भी, तो ये सुलझाने में भी इनका रोल था, इनके टेनोर में हुआ तो इनको क्रेडिट बनता है। बाकी अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लोग भी थे लेकिन मेन लीड तो वो कर रहे थे। इसमें आज फ़ारूक नसीम साहब ने एक और बात भी बताई कि सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं है जिस पे इस तरह का अवार्ड वार इन्फोर्स हो गया, कई और भी ममालिक हैं, तो उसमें उन्होंने नेगोशिएट भी किया, कई ममालिक ने नेगोशिएट किया, सिर्फ पाकिस्तान ने अकेले ने नहीं नेगोशिएट किया, लेकिन उसमें कई नेगोशिएशन 80% जो है ना वो उनको पैसे देने पड़े, किसी में 50% पैसे देने पड़े। हमने 3 साल बहुत मेहनत की है इस पे और तब जाके ये सेटलमेंट हुआ है जो अब नहीं तो नासिर पैसे दे देते, जहाँ पे $100 बिलियन से ऊपर का आपका सोना तांबे के ज़खायर पड़े, वहाँ पे 10 अरब क्या है उसमें? कहाँ से 10 अरब ये समर मुबारक मान साहब ने यहाँ स्टेटमेंट दी थी कि $150 अरब का यहाँ सोना है। उस स्टेटमेंट को लेके क्वांटम में जो है हम पे इतना ज़्यादा, ये एक्सिट की तारीख में मेरा ख्याल है दूसरा बड़ा अवार्ड है, जुर्माना जो पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगा। अभी तो खैर वो मामला सेटल हो रहे हैं तो ये चीज़ें। अच्छा वो अब अपना चलें छोड़ दें, बाजवा साहब की छान छोड़ दें। 16 हेयरिंग, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की, हाँ। ना माई लॉर्ड ने या किसी ने, कि भाई कि ये क्यों हुआ, क्यों $10 अरब का नुकसान। नुकसान क्यों हुआ? ये चीज़ें मैं आपने जो साहब दो आप जिनसे आप मिले थे, बड़ी खुशी आप मिल रहे थे, वो भी जो उनका प्रमाइस था वो सारा डॉक्टर समर मुबारकबंद की जो उन्होंने वहाँ एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश की थी। चलें ठीक है, अब आप आ जाएं उसकी तरफ दूसरी तरफ। असनाद, वो नैब अमेंडमेंट केस के अंदर नैब का रिप्लाई आया, बड़ा मज़े का है। कितने लोग हैं जिनको इन नैब तरमीम से फ़ायदा होगा, पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन उनसे? देखिए क़य्यूम साहब, वो अगर आप देखें तो सारी सियासी जमातों के लोग हैं। इवन सबसे बड़े बेनिफिशरी तो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इनके 4 केसेस जो हैं वो इफेक्ट होंगे नहीं, और नवाज शरीफ साहब के 5-6 केसेस हैं, मरीम नवाज साहबा के हैं, जरदारी साहब के हैं, आसिफ जरदारी के, फरियाल तालपुर के हैं, मौलाना फजल रहमान के 2 केसेस हैं, इसके अलावा अकरम दुरानी के केसेस हैं, राना सनौला का केस है, ख्वाजा आसिफ का केस है, ख्वाजा साद रफ़ीक का केस। लेकिन वो तो यही कहते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। देखिए मैं इसमें ना एक चीज़ आ रही है कि यूम साहब, मैं भी इस चीज़ में कहता था, लेकिन एक लॉ में जो बात हुई है ना, नासिर साहब भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे, जो आपने कहा कि 50 करोड़ से ऊपर जो है वो नैब करेगा, उस नीचे जुरिडिक्शन नहीं है। या तो आप कानून बनाते हैं कि 50 करोड़ से नीचे जो केसेस हैं वो किसी और फोरम में जाते, फिर तो बात थी
या अभी भी अगर है कि कानून बना दे पार्लियामेंट के यार ये जो केसेस 50 करोड़ से नीचे हैं जो अब इफेक्ट होंगे वो किसी और फोरम पे चले जाएंगे या ये कांग्रेस तो वो एंटी करप्शन FIA पुलिस सर ये अभी सारे तक हैं। वो पड़े हैं, यही मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है कि 184(3) में इस किस्म की चीज़ करेगी कि इफेक्टिवली उनको परस्यू किया जाए। ये तो वैसे नासिर साहब ज्यादती है ना वैसे यार, कि मतलब 50 करोड़ से नीचे की करप्शन जायज़ है क्या? कयूम साहब 510 केसेस वो हैं जो 50 करोड़ से, क्या इस मुल्क में 49 करोड़ कोई छोटी करप्शन है? कयूम साहब हम सारे ना सारे साफी हसनान, छोटी करप्शन नहीं है, लेकिन हमारी 1 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ही लिखती रही है कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन गया। मतलब पॉलिटिकल केसेस भी जो है सर वो उसमें- पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी तो उसमें- है ना। उसमें कयूम साहब 2 चीज़ें हैं, बेल प्रोविजन मिल गई है, रिमांड जो है ना जो 90 दिन का नहीं था तो वो झूठे केस 14 दिन हो बनाते गए। रहे, ये भी है। नहीं झूठे केसेस हाँ। नहीं है ना, देखें एग्जोनरेशन इसमें से मैं क्या पता 70% केसेस में उनको एक्विटल हो जाए, लेकिन इस तरीके से अब इमरान खान साहब को भी मौका, हालांकि उनके 2 कैनी साहब उनके खास बंदे हैं, वो क्या नाम है हसनान साहब वो जो ऐसा नॉर्थ कि- के नॉर्थ पंजाब के सदन हैं PTI के, वो जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो बेनिफिशरी हैं। आमिर कियानी। खुसरो बख्तियार साहब जी, आमिर कियानी, खुसरो बख्तियार साहब और शौकत यूसुफजई, ये 3 तो मैंने देखे हैं कि ये बेनिफिशरी हैं PTI के जिन्होंने इससे करेंगे। ब्यूरोक्रेट काफ़ी हैं, हालांकि मेरी समझ में कई जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी वाले केसेस हैं वो सबको पता है आखिर में जब करप्शन साबित नहीं होती इसमें वो जो लैप्सेस, लेकिन जो एक चीज़ है ना वो है कि ये केस इस वजह से अब इफेक्ट होगा कि जी 50 करोड़ से नीचे है, इसमें करप्शन का जो क्वांटम है वो 48 करोड़ है। ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी हजम नहीं हो रही कि इसको किस तरह या तो किसी और फोरम पे भेजें। वो तो नैब केसेस मुतल्लिका फोरम पे जा रहे हैं ना, वो ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं। वो उसमें यही है ना कि FIA या दूसरे फोरम्स पे जाएंगे, ठीक है, लेकिन नैब के केसेस पे तो 10-10, 20-20, 15-15 साल ही चलते ही चले जाते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो इसी तरह वो दूसरे फोरम में भी इतनी टाइम लगेगा, केसेस ख़त्म नहीं होंगे लेकिन फोरम बदल जाएगा। बेसिक चीज़ ये है। ये और देखें नैब ये चीज़ आप भूल जाते हैं कि नैब का लॉ बनाया किसने था? मुशर्रफ साहब ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बुलाया था ना, और अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ खिलाफ नासिर साहब सियासत में मैनूवरिंग और हाथ मरोड़ने के लिए नैब जो है वो GHQ का जो है वो एक एक्सटेंडेड हैंड था। हाँ, वेरिटेबल आर्म ऑफ दी इसमें इस्तेमाल हुआ। और मुझे बताएं ना कि 90 दिन करप्शन का बैलेंस तो रखना पड़ेगा ना, क्या ख्याल है? बैलेंस ना तो रखें? वो अपने नहीं वो अपने तरफ रखे ना, देखें बहुत से लोग सियासत को तो ना नहीं ऐसे गंदला करें। केस खत्म हो जाए, ये ऑफेंस खत्म हो जाए। नहीं देखिए कयूम साहब बात यह है कि यार सारे आदमी बड़ी मेहनत से ये चीज़ें, और पब्लिक एक्सचेकर का मामला जो है इसमें एसेट बियॉन्ड मीन सियासतदानों के अलावा भी तो लोग भाईजान, मैं बेनिफिशियरी, वही तो एक कहता अकाउंट हूं। में केसेस से 80 चले वो, अब वो केसेस टेक्निकल बुनियादों पे, इसमें ये प्रोविजन है कि जी अकाउंट में इतने पैसे हैं, अगर नहीं होंगे उस निकल गए तो आप प्रूव नहीं कर सके। ये टेक्निकल बुनियादों पे ये चीज़ें। साहब आप ज़रूर पॉलिटिशियंस को उस करप्शन के केसेस लगाएं, लेकिन 90 दिन के लिए आप उनको अंदर कर रहे हैं। वो अब तो अगर खत्म हो पूछने गया। पूछने वाला नहीं है, लेकिन अब तो वो अमेंडमेंट आई है ना, तो इसमें आप जनरल्स को भी डालें, जजेस को भी डालें, फिर ठीक है, सब पे भुगते ना। equal। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को तो रगड़ा लगा दिए और लोगों में उनको बदनाम कर दें और बाकी मजे से जो मर्जी करें उन्हें कोई पूछने वाला ना हो। लेकिन उसकी वजह से लाइसेंस भी नहीं मिले ना। चलें ठीक है। और साहब ये बहस तो बड़ी लंबी हो जाएगी, फिर ऐसे ही नहीं है। 2002 के बाद से 20 साल बाद जो है इस कानून के अंदर तरमीम उन्होंने करनी पड़ी। conviction की भी रेट आपकी बताया कि इमरान इनका- खान साहब की जो हुकूमत है वो 3 नैब ऑर्डिनेंस के जरिए यही तरमीम कर चुकी थी। चलें, लेकिन 50 करोड़ वाली बात जो है ना हजम नहीं हो रही। अच्छा चलें ठीक वो हो गया। आपको याद नहीं है ओगरा वाला केस 80 अरब से शुरू हुए थे और चंद करोड़ में भी वो साबित नहीं हो रहा है। देखें वो बातें सारी ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के का कोई काम नहीं है ना करप्शन को एक्सपोज करेगी जो सुप्रीम करते कोर्ट रहेंगे। अब तो पार्लियामेंट का काम है ना कानून साजी करना। कानून वहाँ पे साजी। जाके तो आप मैं ये नहीं कहता। जिस पार्टी की हुकूमत है वो 50 करोड़ से नीचे मैं करके कहता हूँ 10 कि रुपए की इसका- करप्शन भी नैब के अंदर ले आए। ये कानून बन गया ना 50 करोड़ से नीचे जिस तरह नैब कहीं रिपोर्ट दे दे कि हमने फलां फोरम को भेज दिया, वो इफेक्टिवली शुरू हो गए, बस काम खत्म हो जाएगा। जरूरी हाँ। तो नहीं है कि नैब ही करे। चलें ठीक हो गया जनाब। तो ये तो एक सॉरी आपकी हेलो, बात कर रहे हैं। हाँ मेरे 1-2 दोस्त हैं जिनसे मेरी जब मैं एक ज़माने में नैब कोर्ट जाया करता था तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता था। मुझे ख़ुद लोगों ने बताया कि वो जिस तरह ब्लैकमेल करके हमसे स्टेटमेंट साइन करवाते हैं ना, आप को उसका है 90 दिन नासिर साहब एक 6x6 के कमरे के अंदर ठंडे फर्श के ऊपर आपको बगैर उसके लटा के और फिर आप पे आपको जुल्म हो- फैमिली को यूज़ करते हैं या। और आपसे साइन करवाते हैं और वो साबित इसलिए नहीं होता
कि वो सब झूठ होता है। असद मुनीर का लेटर जो है, जी, बिल्कुल। आपको पता है ना, बेचारे ने खुदकुशी कर ली। तो मतलब ये कोई छोटी बातें हैं। हाँ। आप मतलब अब वो फिर असातिज़ा को हथकड़ियाँ लगा के ले जाना, आप 50 करोड़ की बात कर रहे हैं यार। और बहरहाल- बात कर रहे हैं वो आप दूसरी साइड, लेकिन हम इस चीज को दूसरी भी तो साइड overlook नहीं, नहीं नैब के नहीं, अंदर आपके की बात है ख्याल ना। में उसका हाँ। उस उस्ताद का कोई की इज्जत नहीं नहीं, थी। और क्यों? जावेद जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने शुक्रिया, उन्होंने सॉरी किया और आपके चीफ जस्टिस साहब ने माफ कर दिया उनको। मतलब तो- वो कौन होते हैं माफ करने और वाले? दूसरे तैयबा गुल सर से पाँव तक हैं, मतलब ये वाले इख्तियारात आप चाहते हैं दे दें आप वो सबको। ठीक कर रहे हैं, आप दूसरी साइड की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब 49 करोड़ वाला क्या फारिग हो जाए, वो नहीं फारिग हुआ, वो कहाँ से फारिग हुआ, वो रेलेवेंट फोरम पे जाएगा ना। तो वो ये करने अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा नहीं है, नैब के ऊपर जो है वो बोझ कम होगा और बड़े बड़े जो केसेस हैं वो पकड़ेंगे। ये भी तो है ना, ये भी तो मैं देखें ये ना। कह रहा हूँ कि हाँ। उनके दूसरे इदारों को बेशक वो एक्सपेक्ट चलें शुरू चलें आप ठीक है मुझे जनाब। बताएं ना तो हसन जनाब साहब, कितना बड़ा, जितने भी बड़े केसेस हैं इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। एक का बता दें कि कन्विक्शन हुई हो। नहीं, कन्विक्शन की भी सारी रिपोर्ट आई है, उसमें भी बहुत सी कन्विक्शन है जो अब होल्ड हुई हैं, हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट कितने से भी। परसेंट? वो अब एग्जैक्ट मैंने लिखा हुआ है उसमें। 2 से 3%। नहीं बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है। मतलब दूर से नहीं है लेकिन काफी आपने नासिर कितनी कन्विक्शंस यहाँ पे अपहेल्ड वाली रिपोर्ट की है, जजमेंट अभी तक सर, बताएंगे? यहाँ तक जो भी आई हैं तो बाकिर, मुझे मकबूल बाकिर साहब की जजमेंट याद है। मुझे ये बताएं, जो मलिक रियाज साहब ने प्ली बार्गेन में पैसे ऐसे ही दे दिए अरबों रुपए, जो वो उस फेक अकाउंट में कोई ऐसे ही काम हो गया था तो पैसे वापस कर दिए थे। तो प्ली बार्गेन में हुआ ना, नहीं कन्विक्शन कहाँ हुई है? क्यों दिए हैं प्ली बार्गेन नहीं, में? कन्विक्शन कहाँ है, प्ली बार्गेन है ये ना। प्ली बार्गेन मींस कि एडमिट कर रहे हैं ना गिल्ट को। हाँ। गिल्ट तो चलें, वैसे भी admit हुआ। वो 1 दिसंबर को नैब ने मलिक रियाज साहब को बुलाया हुआ, पता है आपको? क्या वो वैसे कैबिनेट का डिसीजन है? कैबिनेट का डिसीजन हो सकता है वैसे? अब नहीं, वो तो कैबिनेट का डिसीजन तो हो गया। वो अलकादिर यूनिवर्सिटी की जो उनको जो तोहफे तहफ दिए गए अच्छी बात है हैं, वैसे। वो जो उस वक्त के इमरान खान वजीर साहब आजम के कड़े इम्तिहान चाहते हैं, तो जो कुछ उन्होंने इस मुल्क की जगह सही तो वो कराई भी है, पता लगेगा ना कि घड़ियां हाँ तक- वो कैसे ट्रांसफर हुई, वो कैसे खरीदी गई थी, कैसे इधर गई है। ऐसे बात है कि जी पहले घड़ी बेच दो, उससे पैसा है, वो पैसा खजाने में, और झूठ अब कहते हैं ना यहाँ भी बड़ी हाँ। कहते हैं कि मैंने 50% किया है। 50% उस वक्त कानून आ गया था, जमा 20%। 20% की है। हद हो गई है। हाँ, और फिर इलेक्शन कमीशन बतौर प्राइम मिनिस्टर कारोबार और किया। सबसे बड़ी बात कयूम साहब, अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान को फ़ोन कर रहे हैं इमरान खान कि नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, आपने खुद जाना है। और अब उनको भी पता चला है, सबको पता चला है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या था, घड़ी चोरी कर, मतलब घड़ी बेच दी थी। चलें जी, बहरहाल अभी अब जो है वो जहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर एक और बड़ा लीगल मसला भी उठ रहा है। ये इस्तीफ़ों की बात हो रही है, असेंबली तहलील करने की बात हो रही है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आया प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का ये एक ऐसा अनब्रिडल्ड किस्म का इख्तियार है कि जब वो दिल में आएगा असेंबली तोड़ेगा और घर भिजवा देगा, या आइन और कानून जो है उनके ऊपर सर्टन पाबंदियाँ लगाता है, क्योंकि अवाम असेंबली 5 साल के लिए मुंतखब करते हैं। तो ये एक बड़ी लीगल प्रपोजिशन है, इस पर भी बात करेंगे किसी अगली नशिस्त में। 63A हर जगह नहीं चलता। शाह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। लाने के बाद